ठीक है, हम 1 मिनट चालू करते हैं ना। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग या ओके यार, देखो हम लोगों ने चालू कर रखा है, अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ। तो इसमें आज मतलब काफ़ी थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं। तो लिखो अपनी कॉप में, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो लिखो, आज का पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बैलेंस्ड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। टॉपिक लिखो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या है, उस पर आते हैं। टॉपिक लिखो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो देखो, पहले अपन बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस की। तो इसमें लिखो, इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी और सिस्टम is 0, then the forces are balanced and motion, या फिर मोशन की जगह आप लिखना and velocity will not change, and velocity will not change। तो देखो, फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होते बैलेंस्ड फोर्सेस, एक होते अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो पहले अपन बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की। तो बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब है कि अगर मान लो किसी बॉडी या सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी और सिस्टम इज 0, देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपकी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब सब फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया होगा। तो मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और इस केस में आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जैसे मैं आपको बैलेंस्ड फोर्स का मैं एग्जांपल दूं, सपोज करो कि ये कोई आदमी है और मान लो इस पे एक 200 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एक 200 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना है। देखो, जो इधर लग रहा है इसको अपन लिखेंगे +200, जो इधर लग रहा है -200, तो कितना हो गया, 0 न्यूटन हो गया। तो ये बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है। अगर यही मैं तुम्हें पूछूं कि मान लो कि यहाँ पे एक बंदा है, मान लो इस पे 50 न्यूटन ऐसे लग रहा है, मान लो इस पे 50 न्यूटन ऐसे लग रहा है, मान लो इस पे 100 न्यूटन ऊपर से लग रहा है, और मान लो इस पे 100 न्यूटन नीचे से लग रहा है। तो अभी भी अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ नेट फोर्स कितना है, देखो इस 50 को इस 50 ने बैलेंस कर लिया, इस 100 को इस 100 ने बैलेंस कर लिया, तो अभी भी इस पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो इसको भी बोलते हैं अपन बैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में डेफिनेशन, और ये दोनों एग्जांपल लिख लो अपनी कॉपी। तो बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, मतलब सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और इस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज 0, मान लो किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड वेलोसिटी विल नॉट चेंज, ताकि वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। आया समझ में? डाउट तो पूछो इसमें।
रहा था। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यार सर। दिग्विजय कोई डाउट है तो पूछो। उन्नति, हिरल, चयल, जनिका। कंटिन्यू दबाना पड़ेगा। सर एक बार सेकेंड एग्जाम्पल वापस समझा दो ना। सेकंड वाला चलो वो वापस समझाता हूँ मैं। देखो अपन बात कर रहे हैं पहले बैलेंस्ड फोर्सेस की। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है, सीधी सी बात है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो अगर आपके फोर्सेस बैलेंस्ड है, जैसे तुम्हें एक फोटो दिखाता हूं मैं, यहाँ पे ऊपर वाले फोटो में देखो, तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले फोटो में 300 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 300 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो ये ऊपर वाली कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है क्योंकि 300 300 कैंसिल हो जाएगा। तो बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब है कि इफ नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल फोर्स, ऑन ए बॉडी और सिस्टम इज 0, देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब आपके फोर्स तो बैलेंस हो गए। तो आप मुझे बताओ, अगर आपके फोर्स ही बैलेंस हो गए तो वेलोसिटी चेंज कैसे करेगी? वेलोसिटी चेंज करने के लिए तो अपने को फोर्स लगाना पड़ता है ना, तो वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि मैं तुम्हें ये दे रखा है कि एक आदमी है, मान लो कि इधर से 50 न्यूटन लगा, मान लो इधर से भी 50 न्यूटन लगा, मान लो ऊपर से 100 न्यूटन लगा, और मान लो नीचे से भी 100 न्यूटन लगा। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस पे नेट फोर्स कितना है, कितना होगा? ये उधर की तरफ लग रहा है तो +50, ये पीछे की तरफ लग रहा है तो -50, ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो +100, और ये नीचे की तरफ लग रहा है तो -100। 100 गए, 50 गए, तो नेट कितना आ गया? 0 आ गया। नहीं आया समझ में कि आ गया? सर आ गया। सर आगे आया समझ में? तो याद रखना कि बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब है कि जब आपके फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, और बैलेंस्ड फोर्स में वेलोसिटी चेंज नहीं करती है। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब है कि इफ नेट फोर्स on a body or system is not 0, मान लो कि आपका नेट फोर्स 0 नहीं है, कॉमा, देन फोर्सेस will be unbalanced and velocity will change, and velocity will change। लिख लो अपनी कॉपी में, and velocity will change, लिख लो। तो अगर मान लो कि आपके बॉडी या सिस्टम पे नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब आपके फोर्स बैलेंस हुए ही नहीं, तो फोर्स विल बी अनबैलेंस्ड एंड वेलोसिटी विल चेंज। जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, मान लो ये वाला एग्जांपल लो। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि एक बॉडी पे 100 न्यूटन ऐसे लग रहा है और मान लो 50 न्यूटन ऐसे लग रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना है? देखो +100 -50, तो ये कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। तो अब आपका नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी क्या करेगी? चेंज करेगी। आया तुम्हें समझ में? तो इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज नॉट 0, देन द फोर्सेस विल बी अनबैलेंस्ड। तो अगर आपका नेट फोर्स 0 नहीं है तो आपके जो फोर्स है वो क्या है? अनबैलेंस्ड है, और आपकी वेलोसिटी क्या करेगी? चेंज करेगी। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? आपके सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं और आपका नेट फोर्स 0 हो जाता है। अरे जब फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी? तो आपके बैलेंस्ड फोर्सेस में वेलोसिटी चेंज नहीं करती है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है? इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी और सिस्टम इज नॉट 0, मान लो कि आपका नेट फोर्स 0 नहीं है, मान लो जैसे नीचे वाला एग्जांपल देखो, एक 100 है, एक 50 है, तो +100 -50 कितना बचा? 50। तो अब आपका नेट फोर्स 0 नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो फोर्सेस विल बी अनबैलेंस्ड, और इस केस में आपकी वेलोसिटी चेंज करेगी।
आया समझ में? अब तुम में से शायद 2-3 लोगों का नेट ऊपर नीचे हो रहा है, इंटरनेट, तुम बार बार रीजॉइन ज्वाइन कर रहे हो। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? कि तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना? तुम्हें नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं 2 मिनट रिवीजन दे देता हूँ। सर लीव हो गया था, एक और बार समझा दो। हाँ, और दिग्विजय, आप मीटिंग में हो गया अभी? दोबारा ही गायब है। चलो अब देखो, मैं एक बार तुम्हें लास्ट रिवीजन और दे रहा हूँ कि फोर्सेस 2 तरीके के होते हैं, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड में क्या होता है? आपका नेट फोर्स 0 हो जाता है। अनबैलेंस्ड में आपका नेट फोर्स 0 नहीं होता। जैसे अनबैलेंस्ड में क्या है, जैसे मान लो एक बॉडी पे 200 न्यूटन इधर से लग रहा है, 100 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो इसमें नेट फोर्स कितना है? +100 न्यूटन का। तो अनबैलेंस्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होता, बैलेंस्ड में नेट फोर्स 0 है। याद रखना, जब बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो नेट फोर्स 0 है, तो आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। वेलोसिटी विल नॉट चेंज। लेकिन अनबैलेंस्ड में वेलोसिटी विल चेंज। आया समझ में? अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो आप मुझे बताओ, मैं एक एमसीक्यू तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए। 1 सेकेंड। अच्छा, एक और चीज तुम याद रखना, एक और चीज तुम याद रखना। देखो, अगर मान लो तुम्हें लग रहा है, अगर मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? अनबैलेंस्ड। लेकिन मान लो कि किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? मतलब उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। मतलब फोर्स बैलेंस हो गए तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर चेंज हो रही है मतलब अनबैलेंस्ड है। तो आपको बताना है, एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अ बुक इज lying on a table. Find whether the forces on it are balanced or unbalanced. ठीक है, तो आपको बताना है कि एक बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर मान लो एक बुक पड़ी हुई है, मान लो इस टेबल पे बुक पड़ी हुई है। तो आपको बताना है कि ये टेबल पे बुक पड़ी है बस। तो आपको बताना है कि इस बुक पे जो फोर्स है, या इस बुक पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, देखो इस बुक पे टेबल फोर्स लगा रहा होगा, ये बुक अर्थ के आसपास है तो अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। तो आपको बताना है कि इस बुक पे जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। सोचो क्या होगा इसका आंसर? बैलेंस्ड है। कि अनबैलेंस्ड है। वैदिका क्या होगा? हिरल, उन्नति? सब बैलेंस्ड सर फोर्स। बैलेंस। बैलेंस्ड है क्योंकि इसकी वेलोसिटी नॉट चेंजिंग। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती तो मैं क्या बोलता कि नहीं यार, फोर्स तो अनबैलेंस्ड है। लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब जितने भी फोर्स है वो क्या है? बैलेंस्ड है। आया तुम्हें समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को? डाउट है तो पूछो यार। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। अगर मान लो कि सपोज करो कि ये कोई बिल्डिंग है, मान लो कोई बिल्डिंग है, और मान लो कि इस बिल्डिंग के ऊपर से मैंने एक बॉल फेंकी और वो बॉल नीचे की तरफ आ रही है। तो आपको बताना है कि इस बॉल के ऊपर जो फोर्स है, कोई बोलेगा नहीं, सोचना, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। आप लिख के भेज दो मुझे। ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है,
अनबैलेंस्ड है, क्योंकि नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या कर रही है? इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो याद रखना, अगर वेलोसिटी चेंज होती है ना, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होती है मतलब कौन से फोर्स लग रहे हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं। आया समझ में? तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है अगर वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी घट रही है, इन दोनों केस में क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें तो पूछो। तो यहाँ पे लिख लेना, अ बॉल falling from a building is acted upon by unbalanced forces। तो अगर मान लो कोई बॉल है बिल्डिंग से गिर रही है तो उस बॉल पे जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनबैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो इसका। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोई फ्लोर है और मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे कोई बॉल है और वो बॉल आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इस बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉल is 10 meter per second as shown in figure, comma, find whether forces are balanced और unbalanced। क्या होगा इसका आंसर? सोचो। Sir, unbalanced. नहीं, ध्यान से सोचो। सर बैलेंस्ड है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। हाँ, ये बैलेंस्ड है ना? ये बैलेंस्ड क्यों है? अनबैलेंस्ड में क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज होती है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। यहाँ पे चेंज कहाँ हो रही है यार? मैं बोल रहा हूँ हमेशा 10 ही है। तो ये कौन सी कंडीशन है? बैलेंस्ड कंडीशन है। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें तो पूछो, जिसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. अच्छा, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े हम। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इनर्शिया। तो इनर्शिया होता क्या है पहले वो लिखो। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम that resist change in motion of that body is called as inertia। ठीक है, देखो तो इनर्शिया होती क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और सिस्टम that resist कर देना, that resist any change, लिख देना, any change in motion of that body is called as inertia। अब इस लाइन का मतलब क्या है देखो तो समझना। सपोज करो कि एक फुटबॉल है और मान लो कि एक ट्रक है। एक फुटबॉल है और मान लो कि एक ट्रक है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास एक ट्रक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को लात मारूंगा, फुटबॉल को भी मैं किक करता हूं, इस ट्रक को भी मैं किक करता हूं, बताओ कौन सी बॉडी आसानी से मूव करेगी? तो फुटबॉल। Football. फुटबॉल। क्यों? मतलब तुम्हारे दिमाग में फुटबॉल ही क्यों आया यार? ट्रक क्यों नहीं आया? सर क्योंकि फुटबॉल वेट में लाइट है। और सर लाइट होता है। हाँ, मतलब तुम्हें एक तो वेट वर्ड यूज नहीं करना है, मास। वेट का मतलब कुछ और होता है। फुटबॉल का मास कम होता है, ट्रक का मास ज्यादा होता है।
तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है ना, उसको चलाने के लिए तुम्हें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। जिस बॉडी का मास कम होता है ना, उसको चलाने के लिए तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ती है। अब जैसे साइकिल है, ठीक है, अब साइकिल के पेडल होते हैं और तुम मस्त आराम से साइकिल में बैठते हो, पेडल मारते हो, साइकिल चलती है। यही मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि बाजार में ऐसी ट्रक आए जो पेडल करने पे चलेगी, तुम चला पाओगे ट्रक को? पेडल करके नहीं चला पाओगे ना, क्योंकि ट्रक का मास तो ज्यादा होता है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉडी पे। तो अपनी कॉपी में एक लाइन लिखना कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। जितना ज्यादा मास होगा ना, उस बॉडी को चलाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और बॉडी को चलाने के लिए मेहनत करना, इसी चीज को बोलते हैं इनर्शिया। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन मोशन, रेजिस्ट करता है, मतलब जितना बॉडी का मास होता है ना, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। जैसे बॉडी का मास कम है तो रेजिस्टेंस कम होता है, एक लात मारो चल जाएगी। अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो चलना ही नहीं चाहेगी, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और सिस्टम दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन मोशन ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, inertia is directly proportional to mass of body। तो जितना ज्यादा मास होता है उस बॉडी का, उतना ज्यादा क्या होता है? इनर्शिया होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। सर मैं इतनी देर से आ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा सर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो एक बार वापस समझा दोगे? मुझे लग रहा है बारिश का मौसम हो रहा है, इसलिए नेटवर्क मेरा भी कट रहा है। नहीं सर, एक्चुअली हुआ था कि मेरा रिचार्ज ही खत्म हो गया। ओ, तो ये तो अलग ही इशू हो गया। हाँ भाई, वापस तो मैं तेरे को पूरा 20 मिनट का कैसे समझाऊंगा। अभी मैंने ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड कर ली है, तुम लोग नहीं थे इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर ली इसकी। तो ऐसे कोई इशू तेरे को आएगा नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। फिर भी समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना, कोई हाईफाई टॉपिक नहीं था, बहुत आसान टॉपिक था। बट अब ये टॉपिक नया चालू हुआ है, इनर्शिया। तो अब आगे से, अब से ध्यान से पढ़। एक बार मैं तेरे को रिकॉर्डिंग भेजूंगा, देख लेना। अगर रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आया तो मुझे 7:40 के बाद कभी भी कॉल कर सकते है ना। मैं ऑनलाइन जूम पे भी आ जाऊंगा, और या तो तू फोन पे पूछना चाहे फोन पे भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब है जितना Okay, ज्यादा sir. मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और किसी भी बॉडी को चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जितना उस बॉडी का मास होगा। तो मास ज्यादा होगा तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मास कम होगा तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। आया तुम्हें समझ में? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और कोई डाउट नहीं है तो फिर लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, पहले तुम समझ लो और फिर तुम लिखना। तो न्यूटन ये बोलता है कि सपोज करो कि आपके पास कोई सरफेस है और मान लो उस पर कोई बॉल पड़ी है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मुझे इस बॉल को चलाना है, तो आप मुझे बताओ, अभी ये बॉल पड़ी हुई है और मुझे इस बॉल को चलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर उसे किक करना पड़ेगा। किक करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो न्यूटन ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा दे, है ना, कॉमन सेंस। और इसी लो का एक और पार्ट है। मान लो कि ये कोई फर्श है और मान लो इस पे बॉल है, और मान लो वो बॉल धीरे धीरे आगे जा रही है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। पर मान लो कि मुझे इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, मैं बोल रहा हूँ यार ये तो बहुत धीरे धीरे आगे जा रही, तेज करो यार। तो इस बॉल की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धक्का मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। तो बस यही न्यूटन का लॉ है। तो लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, comma, an object at rest will
continue to be at rest if no external force is applied on it. If no external force is applied on it. ये लो का पहला पार्ट है. तो तुम सबको इंग्लिश आती है तो एक बार इंग्लिश में पढ़ो. मैंने क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन का जो पहला सिद्धांत है ना, लॉ को सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मान लो कोई धातु है या पदार्थ है जो रेस्ट पे है, विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट. वो रेस्ट पे ही रहेगा. कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दो. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. सिमिलरली, तो सिमिलरली को हिंदी में क्या बोलते पता है तुम्हें? उसी तरीके से. सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी until and unless an external force is applied on it. An external force is applied on it. तो ये न्यूटन का पहला सिद्धांत है. तो न्यूटन बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा. कब तक? जब तक आप उसको पे फोर्स ना लगा दो. और दूसरा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड चलता रहेगा. अगर आपको इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, घटानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा. तो कोई बैठा है तो बैठा ही रहेगा, कोई चल रहा है तो चलता ही रहेगा. अगर बैठे वाले को चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ रहा है, जो चलेगा उसको तेज चलाना है, धीरे चलाना है, तो भी क्या लगाने का? फोर्स लगाना पड़ेगा. लिख लो अपनी कॉपी में. और कोई डाउट है तो पूछो. सर वो अपने आप नहीं रुकेगा मतलब? नहीं रुकेगा. क्योंकि देख, अपनी रियल लाइफ में क्या होता है कि जैसे मान लो अपने घर पे छत है और मान लो छत पे तुम बॉल फेंको तो थोड़ी देर के बाद बॉल रुक जाती है. तो बॉल क्यों रुकती है पता है? क्योंकि अपनी बॉल और जमीन के बीच में फ्रिक्शन होता है. अभी अपन आइडियल केस की बात कर रहे हैं. आइडियल मतलब दुनिया में कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है. तो फिर अगर तुमने बॉल फेंकी तो बॉल चलती जाएगी, चलती जिंदगी भर, कभी नहीं रुकेगी वो बॉल, जब तक उसको कोई रोक नहीं देता. सर आप पूछो. जैसे सर स्पेस में सर फ्रिक्शन होता है. स्पेस में फ्रिक्शन, या इस क्वेश्चन का मतलब किसके बीच की फ्रिक्शन की बात करें? जैसे मान लो कि अपना अर्थ है, तो अपना अर्थ जैसे सन के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है ना, तो अर्थ के रास्ते में तो कुछ है ही नहीं. अर्थ के रास्ते में तो वैक्यूम है. तो इसलिए अर्थ घूमे ही जा रहा है. बिलियन ऑफ ईयर्स हो गए, अर्थ को कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो अर्थ रुक ही नहीं रहा है. लेकिन वो जो पता है सैटेलाइट्स होते हैं, तुमने सैटेलाइट के बारे में सुना है? हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो सैटेलाइट फिर अर्थ के चारों ओर घूमते हैं. लेकिन क्या है कि आजकल अर्थ के पास काफी कचरा इकट्ठा हो गया, तो एक सैटेलाइट दूसरे से टकराता है. कि तुमने सुना होगा कुछ दिन पहले चाइना का एक सैटेलाइट था, वो टूट के अर्थ की तरफ गिरने वाला था. सुना था तुमने? और किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ गिरेगा. सब लोग सोच रहे थे कहाँ गिरेगा, फिर आखिरकार वो किसी ओशन में गिरा. तो अर्थ के मोशन में तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट घूम रही है ना, वहां पे रास्ते में बहुत कचरा इकट्ठा हो गया, तो वहां पे फ्रिक्शन है. ओके सर. ये लिख लिया तुमने? मेरी राइटिंग समझ में आई तुम्हें? Yes, sir. लिख लो यार. ये न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन है. देखो अब मैं तुम्हें इसका एक एनिमेशन वाला एग्जांपल देता हूं. तुम सब उस एग्जांपल को देखना और तुम मुझे बताना कि उस एनिमेशन से तुम्हें क्या समझ में आता है, या उस एनिमेशन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहाँ एप्लीकेबल है. उस एनिमेशन को तुम सब देखना अभी. लिख लिया सबने ये? दिग्विजय भाई यस Yes, sir. हाँ सर. देखो ये एनिमेशन है, सबको दिख रहा है एनिमेशन? सर ये क्या कांच को सींच लिया है? हवा उन्नति हिरल दिख रहा है एनिमेशन? दिखा तुम सबको? Yes, sir. तो मुझे बताओ कि यहाँ पे न्यूटन का पहला लॉ कैसे एप्लीकेबल है?
सर वो रिधिका? skateboard सर कहाँ फोर्स को पे- पत्थर ने वो स्केटबोर्ड के फोर्स को रोक दिया और गिरा दिया। देखो यहाँ, हाँ देखो तुम थोड़ा नजदीक हो। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे एक स्केट बोर्ड है, इसके ऊपर अपना भैया खड़ा है, अपना फ्रेंड खड़ा है मान लो, और यहाँ पे एक पत्थर है। तो स्केट बोर्ड भी आ रहा है, बाद आदमी भी आ रहा है। अब पत्थर ने क्या किया, स्केट बोर्ड पे तो फोर्स लगाया, तो पत्थर के कारण स्केट बोर्ड तो रुक गया। स्केट बोर्ड क्यों रुका, क्योंकि पत्थर था। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या इस आदमी को किसने रोका? क्या आदमी को तो नहीं रोका। तो आदमी क्या किया, आदमी गिर गया, स्केट बोर्ड रुक गया। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई उस पर फोर्स नहीं लगा दे। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो तब तक चलेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दे। तो अपने स्केट बोर्ड पे तो फोर्स लगाया, पत्थर ने, स्केट बोर्ड रुक गया, लेकिन आदमी को तो रोकने वाला कोई फोर्स था ही नहीं। तो आदमी चलता गया और आदमी गिर गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर आ गया। है ना? उसी तरीके से और तुम सब, आदमी- हाँ पूछो। सर तो वो आदमी पे फोर्स किसने लगाया वापस? आदमी पे किसने लगाई ही ना। तो स्केट बोर्ड तो रुक गया और आदमी चलता गया तो गिर गया बेचारा। ओके सर। जैसे तुम मान लो कि मैं इसको ऐसे समझाऊं, जब सपोज करो कि ये सेम आदमी है, ठीक है, और मान लो ये नीचे सेम स्केट बोर्ड है, और मान लो पहिए, और मान लो यहाँ पे ऊपर कोई ट्री है, और मान लो कि आदमी आगे जाए, और मान लो ट्री को देख के तुम अचानक इस ट्री को पकड़ लो। तो आप मुझे बताओ, आप जैसे ही ट्री को पकड़ोगे आप तो रुक जाओगे, लेकिन आप बताओ स्केट बोर्ड के साथ क्या होगा? वो तो वो चलता जाता रहेगा। ही जाएगा। हाँ, जैसे ही आप ट्री को पकड़ोगे, मान लो आपने पांव हटा दिए, तो आपने ट्री को पकड़ा तो मतलब ट्री ने आपको पकड़ लिया। एक ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, आपने किसी पे फोर्स लगाया तो वो भी आप पे लगाएगा। तो जैसे ही आपने ट्री को पकड़ा, तो मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, ट्री ने आपको पकड़ लिया। तो जैसे ही आपने ट्री को पकड़ा, स्केट बोर्ड को तो कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, तो स्केट बोर्ड तो आगे चला जाएगा। तो ये भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। आया तुम्हें समझ में? देखो इसका एक और एग्जाम्पल है, तुम सब लोगों ने बस में ट्रैवल किया है कभी? जैसे मान लो कि ये बस है, ठीक है, और मान लो कि ये सीट है, और मान लो कि तुम इस सीट पे बैठे हो, ठीक है। तुमने देखा है, तुम अगर अचानक बस चलती है ना, अगर अचानक बस चलती है, तो जैसे ही ड्राइवर रेस देता है, तो ड्राइवर बस पे फोर्स लगा रहा है तो बस तो चलती है, लेकिन आप पे तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया। तो अचानक अपन कहाँ जाते हैं, अपन पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा है तुमने? जब बस रुकती है तो अपन आगे की तरफ आ जाते हैं। ऐसा देखा है तुमने कभी? यस सर। यस अचानक सर, बस रुकती है बहुत ना, बार। अचानक बस रुकती है तो बस तो रुक गई, पर अपना क्या, अपने को तो किसी ने रोका ही नहीं, तो अपन ऐसे आगे आ जाते हैं। तो अपन एकदम आगे आके सामने से टकरा जाते हैं। तो ये भी क्यों होता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण। आए समझ में? ये सब न्यूटन के पहले लॉ के एक्सप्लेनेशन है। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। क्लियर हुआ सबको न्यूटन का पहला लॉ कि नहीं क्लियर हुआ? तो न्यूटन का पहला लॉ है किसके बारे में? अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई चीज खड़ी है तो खड़ी रहेगी। अगर आपको किसी चीज की वेलोसिटी चेंज करनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, यही है। और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पर आ रहा हूँ। ओके, अगला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इम्पल्स। और फिर मैं सेकंड लॉ पे जाऊंगा। लिखो इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड इनटू टाइम टेकन, मतलब कितना फोर्स लगाया इनटू कितने टाइम के लिए लगाया। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी, कितना फोर्स लगाया इनटू कितने टाइम के लिए लगाया। इम्पल्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है फोर्स की न्यूटन, टाइम की होती है सेकंड। तो लिख लो अपनी कॉपी में। और इम्पल्स का एक और फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है वो होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अगर तुम भूल गए हो तो पी फाइनल का मतलब था फाइनल मोमेंटम, पी इनिशियल का मतलब था इनिशियल मोमेंटम। लिख लो अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो।
सर ये इम्पल्स वापस बता दो ना सर, ये इम्पल्स। ठीक, इम्पल्स एक क्वांटिटी है। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड इनटू टाइम टेकन। तो इम्पल्स का फॉर्मूला है कि तूने कितना फोर्स लगाया इनटू कितने टाइम के लिए लगाया, एफ इंटू टी। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड। तो इम्पल्स की यूनिट कितनी आ गई, न्यूटन सेकंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इम्पल्स को अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये कैसे लिख सकते हैं, ये मैं तुम्हें सेकंड लॉ के साथ पढ़ाऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। एक बार राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उन सबको लिख लो अपनी कॉपी में। तो इम्पल्स का, ये तो तुमने चलो थ्योरी लिख ली। इम्पल्स का मतलब ये होता है कि आपने किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगाया। मतलब बेसिकली इम्पल्स ये बताता है कि आपने किसी मोशन को चेंज करने के लिए कितनी मेहनत करी। सर आपने कल वो फोर्स वाला जो फॉर्मूला होता है ना, पी फाइनल माइनस पी पी इनिशियल, वो आपने बताया था कि कहाँ से ये आया है। हाँ हाँ, वो आ रहे अपन सेकंड लॉ का पार्ट है वो, इसलिए आज टाइम कम बचा है, वरना मैं वो भी करा देता आज। इसलिए फर्स्ट लॉ पूरा कर लो और एक इम्पल्स का एक न्यूमेरिकल कर लो अब तुम। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में ताकि तुम्हें ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन is applied on a body of mass 2 kg for 10 seconds. Find impulse. That one, सर 200। Is that 200? Correct. कितना आ रहा है, खाली 200 क्या होता है, 200 न्यूटन सेकंड। फोर्स इंटू टाइम, 20 इंटू 10, 200। इसमें मास का कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट क्लास अपनी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। सर जो फर्स्ट चैप्टर है ना अपना, उसकी सारी रिकॉर्डिंग भेज दोगे तो। फर्स्ट की है रिकॉर्डिंग, हाँ होगी यार, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए मेरे यूट्यूब पे हजारों एक वीडियो पड़े हुए हैं। अब उनमें से निकालनी पड़ेगी मुझे सारी एक एक करके, पर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी। ठीक है सर चलो। उनकी लिंक भेज देना एक बार। हाँ जितना होगा उतना मैं तेरे को भेज दूंगा लिंक। आज सैटरडे है ना, आज मैं शाम को खाली हूँ, मैं तेरे को भेज दूंगा। ओके यार। थैंक यू सर।